हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार। आज फिर से वही सारी बातें करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत का अगला लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो है स्थिर वैद्युत चल रहा है और अभी स्थिर वैद्युत में हमने कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा था, है ना। कुछ चीज़ों को पढ़ने का मतलब है क्या कि हमने कुलाम्स लॉ, स्थिर वैद्युत का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो कुलाम्स का नियम होता है, कुलाम का जो नियम है उसको मैंने पढ़ा दिया था और आप लोगों ने भी पढ़ लिया था, अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया था, है ना। जिसमें कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत तक हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। यहाँ से आगे की बात करने का मतलब है कि अब जो है हमारी जो बातें होंगी वो विद्युत क्षेत्र, हम उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे पॉइंट्स को टारगेट करेंगे जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, सिर्फ उनको टारगेट करेंगे। अदरवाइज बाकी चीज़ों को हम नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे और बाकी चीज़ें जो होंगी वो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आप लोग को मैं करवा दूंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में आपको मैं करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, एक बार पहले मैं आपके सारे जितने भी सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एकदम लगे कि नहीं एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इसमें ये स्थिर वैद्युत का ये बेसिक चीज़ मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और थोड़ा सा ये है कि इनिशियल था, है ना, स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग तो स्थिर वैद्युत क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था आप लोगों को, है ना। अब हम लोग बात करेंगे आज जो हम लोग का आज जो होगा वो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र पर। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ पे? विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र पर बात करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पर बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम और भी चीज़ों को, जैसे कि विद्युत क्षेत्र जो होते हैं किस तरह का जो है चार्ज जो रहता है वितरित रहता है, तो कैसे विद्युत क्षेत्र निकलता है ना, वो सारी चीज़ों को यानी डेरिवेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर F/Q0, है ना। Q0 इकाई आवेश की बात करता है ना। हम पहले ही बता चुके थे कि जो स्थिर वैद्युत होता है, स्थिर वैद्युत में हम लोग इकाई आवेशों पे चर्चा करते हैं, है ना। और इसमें जितनी भी चीज़ों पे बात करेंगे ना, जितने भी आवेश पे जो भी बातें करेंगे उसमें आपको हर जगह इकाई आवेश की ही बातें होंगी। ठीक है, इकाई आवेश से हमें हर चीज़ का पता चल जाता है ना, क्योंकि काफ़ी ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हमें दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए हर चीज़ को हम इकाई मान करके अगर लेते हैं तो हमें वो चीज़ की सटीक जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसकी और भी चीज़ों पे बात करें, जैसे कि इसके एसआई मात्रक पे बात करें, एसआई मात्रक किसका क्या होता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन, है ना, याद रखने वाली बातें हैं। तो एसआई मात्रक जो होता है इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका हो गया, एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें यानी विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, विमीय सूत्र
ठीक है। विमीय सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो विमीय सूत्र में हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस कितना लिखेंगे, टी माइनस 3 लिखेंगे और ए माइनस 1 लिख देंगे, है ना। ये विमीय सूत्र होता है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, ठीक है, आप लोगों जितने भी बच्चे हैं आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों को मेरी बताई हुई जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं, है ना। तो जब आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग से एक गुजारिश तो यही रहेगी, है ना, मोटिवेशन हम लोग के लिए है, यही मोटिवेशन होता है। जैसे हम लोग आप लोग को मोटिवेट करते हैं कि ज़रा सा कुछ हो गया तो ये, है ना, तो जैसे आप लोग मोटिवेशनल जो कोटेशंस होते हैं उसको आप लोग पढ़ते हो, देखते हो, है ना, उसी तरीके से आप लोग, हम लोग का जो मोटिवेशन है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पिनाकल ट्यूटोरियल्स को कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को जब शेयर कीजिएगा तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है, इन सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टी काफ़ी बेस्ट फैकल्टी आप लोग हैं। मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहता, बट यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो सारे काफ़ी बेस्ट हैं, तो आप उनसे अपना फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकते हैं आप लोग हमारे चैनल या हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, है ना। आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एसआई मात्रक को हमने लिखा, एसआई मात्रक हमारा न्यूटन पर कूलम होता है और विमीय सूत्र हमारे साथ ये हो जाता है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है ना। अब इसी पे हम लोग एक बात और करते हैं, क्या कि जैसे कि ये हो गया हमारा, अब क्या हो गया, अब देखिए बात ध्यान से रखिएगा, एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। उधर कूलम्ब की सारी बातें हो गई थी, अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आवेश होते हैं स्थिर वैद्युत, है ना, जो आवेश होते हैं वो स्थिर अवस्था में भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आवेश जो होता है ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है जब वह स्थिर अवस्था में होता है तब। ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि आवेश जब अपनी स्थिति को बदलेगा तो अलग अलग क्षेत्र बनाता है। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से तौर पे लिख दिया गया है कि आवेश जो है, आवेश अपनी स्थिति को बदलेगा तो जैसी स्थिति उसकी होगी उसी की तरह उसका क्षेत्र भी तैयार होगा। जैसे आवेश अगर स्थिर है, ठीक है, तो आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा, बनाएगा। ठीक। आवेश अगर गति कर रहा होता है ना, अगर आवेश गति कर रहा होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों बनाता है। ठीक है। आवेश यदि गति कर रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा चुके हैं ये सवाल, है ना, ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र बनाता है। आवेश अगर यही इसकी स्थिति अगर गति की स्थिति हो जाती है तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ठीक है। अगर यही आवेश की गति अगर द्रुत गति हो जाती है, यानी रैंडम मोशन चला जाता है, काफी द्रुत बन जाती है इसकी गति, तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तीनों उत्पन्न करता है। रेडिएशन जिसको कहते हैं, रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। ठीक है। यानी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ये छोड़ता है, रिलीज करता है। समझ गए बात को? तीन चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ये स्थिर अवस्था है, ये आपकी स्थिर अवस्था है। ठीक है। अगर आपका यही आवेश की गति अवस्था अगर रहेगी, अगर गति की अवस्था रहेगी तो आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यही अगर आपका जो है द्रुत अवस्था रहेगी, है ना, द्रुत अवस्था अगर रहेगी
अगर द्रुत अवस्था रही इसकी, ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और आपका विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा। ठीक, ये तीनों चीज बनाता है। समझ गए बात को? तो आवेश की स्थिति बदल गई तो ये अपने क्षेत्र को भी बदल लेगा, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, नॉर्मली हम लोग भी देखते हैं ना, इंसान ने अपनी स्थिति बदली तो उसका क्षेत्र बदल गया। स्थिति कहने का मतलब पहले बच्चा था तो उसकी स्थिति कुछ और थी, उसका क्षेत्र घर तक ही सीमित था, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, उसकी स्थिति बदली, पढ़ने लिखने वाला कॉलेज वाला स्टूडेंट, उसका एरिया और बढ़ गया, कॉलेज जाने लगा, मार्केट घूमने लगा, इधर उधर, है ना, थोड़ा सा और जब कमाने लगा तो उसका क्षेत्र और बढ़ गया, देश विदेश भ्रमण करने लगा, इधर उधर जाने लगा, है ना। तो जब इंसान की स्थिति जब बदलती है तो उसका जब क्षेत्र बदल जाता है तो ये तो हमारा आवेश है, ये तो प्रकृति की एक देन है ना। तो जब ये भी क्या होगा, अपनी स्थिति को बदलेगा तो इसका भी क्षेत्र बदल जाने वाला है ना। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं साइड ही लिख देता हूं, आप इसको जो है बढ़िया से जो है इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलो, समझ गए बात को, इसको मैंने घेर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बातें हो गई, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। भाई अब बिंदु आवेश आपके पास यहाँ पे है, पहला जो हमने पहली जो परिभाषा हमने ये लिखाई कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जो है हमारे पास जो आ रहा है वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न, यानी कि एक आवेश और कहीं ना कहीं यहाँ पे विद्यमान है। मान लीजिए आप यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे कोई जो है Q आवेश रखा हुआ है, ठीक, मान लेते हैं हम लोग Q नॉट, मान लीजिए इकाई आवेश है, Q नॉट आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। इसके R डिस्टेंस पे कोई Q आवेश रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये Q आवेश जो होगा, मान लीजिए कि ये बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, यह Q नॉट है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये आपका कोई, या ये आप जो है इसको ही मान लीजिए, ये छोटा लग रहा है, इसी को बिंदु आवेश मान लीजिए, ये बिंदु आवेश हो गया, ठीक। और यहाँ पे कोई इकाई आवेश मान लीजिए, छोटा आवेश है, इससे भी छोटा है, कहिएगा इकाई आवेश से भी सर छोटा, मान लेते हैं कि Q नॉट जो है इकाई आवेश से, या फिर सिंपल आवेश मान लीजिए, आपकी मर्जी है ना, हमारी मर्जी है, सबकी मर्जी है कि सर आवेश मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं, हम आवेश ही मानते हैं यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश मान लेते हैं। अब कहिएगा सर इकाई आवेश से छोटा क्या हो सकता है ना, आवेश को तोड़ थोड़ी सकते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ी बदल सकते हैं, है ना। आवेश यहाँ पे सोचिएगा जरूर एक चीज को, है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, है ना। चलिए, थोड़ी तोड़ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक बिंदु आवेश लिया और एक आवेश लिया। अब क्या है कि ये बिंदु आवेश जो है ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, और ये आवेश जो है ये तो अपना क्षेत्र बनाएगा ही बनाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जब आएगा तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कोई किसी के क्षेत्र में बिना वजह घुस जाए तो वो तो बोलेगा नहीं। अभी चुनाव हो रहे हैं
तो हर एक क्षेत्र से, हर एक जो विधानसभा क्षेत्र होता है उससे अलग अलग जो है उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है वहां पे। झगड़ा करने का मतलब वोटिंग का एकदम कंपटीशन तगड़ा चल रहा है। वो उसके वोट पे कुछ प्रभाव डालेगा, वो उसके वोट पे प्रभाव डालेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ये आर क्षेत्र यहाँ पे एक मान लीजिए कोई दूरी है दोनों का, है ना, दोनों की अपनी दूरी है, और इस दूरी में क्या है कि ये एक बिंदु आवेश है और यहाँ पे कोई आवेश है। तो ये बिंदु आवेश इसको प्रभावित करेगा और ये आवेश इसको भी प्रभावित करेगा। नहीं, अब भले ये थोड़ा ताकतवर है, बाहुबली है, तो बाहुबली है तो ये थोड़ा इसको ज्यादा प्रभावित करेगा, ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन प्रभावित तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हम जो फोर्स देखेंगे, तो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1/, चाहे सिंपल आप लिख लो ना, के लिख लो सिंपल, है ना, क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा इसको रुक जाइए, इसको हम ना अच्छे से लिखते हैं, एक सेकेंड। क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो बताओ, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर हो सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं बात यहाँ पे। अब विद्युत क्षेत्र का हमने फॉर्मूला पढ़ा है E/F, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, F की जगह पे क्या, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्यू नॉट एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये से ये लेके, तो क्या बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा, है कि नहीं बात। यानी कि सॉरी, यानी कि ये जो आवेश है ना वो इसको प्रभावित करेगा। कितने से प्रभावित करेगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर से प्रभावित कर देगा। समझ में बात आ रही है सबको। टॉपिक क्या चल रहा है हम लोग का, विद्युत क्षेत्र चल रहा है। क्या चल रहा है, विद्युत क्षेत्र चल रहा है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो हमने जान लिया, है ना। इसके ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये हमने जान लिया। विमीय सूत्र जो होता है ये क्या। एक चीज और, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, ये आप लिख लो, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आता है ना, वो आता है सतत आवेश वितरण, है ना। यानी कि सतत आवेश वितरण, या फिर हम लोग सिंपल लिख सकते हैं आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण, ठीक है, आवेशों का वितरण। ये मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि इसके जस्ट बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, है ना। पुराने वाले एनसीईआरटी में था ये चीज, लेकिन अब नया वाला जो एनसीईआरटी आया है उसमें से ये इन सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। बट बिहार बोर्ड इन सारी चीजों को रिमूव नहीं करता है। बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो बहुत कम जो होता है अपने सिलेबस को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी वजह से हम यहाँ पे इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आवेशों का वितरण जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नियमित आवेश वितरण, नियमित आवेश वितरण, और दूसरा होता है अनियमित आवेश वितरण। ठीक, ये दो तरह के आवेश वितरण आपके होते हैं। अब आवेशों का जो वितरण होता है
मैंने बोला था कि उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो डेरिवेशंस के लिए हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, उन्हीं को सिर्फ पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी को हम लोग ऑब्जेक्टिव में टेकअप करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में उसको हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि सब छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नियमित आवेश वितरण को स्टडी करेंगे। नियमित आवेश को स्टडी करने के पीछे की वजह यह है कि इसी आवेश के वितरण से जो है हम आगे के बहुत सारे डेरिवेशंस जो है करेंगे। अनियमित आवेश वितरण को हम लोग उतना नहीं करेंगे, क्योंकि अनियमित आवेश वितरण जो होता है इससे किसी भी तरह का कोई भी डेरिवेशन किया ही नहीं जाता है ना। और इसको करने के लिए जो होता है हम लोग अपर क्लासेस में, अब 12th के बाद जो चीज़ें होती है, जो ग्रेजुएशन में चीज़ें पढ़ी जाती हैं, है ना, उन सारी चीज़ों पे हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। तो नियमित आवेश वितरण पे कुलाम्स के जो लॉ, कुलाम्स के कह रहे हैं, गॉस के जो लॉ हैं, है ना, कुलाम्स के जगह पे जो गॉस के जो नियम आते हैं, है ना, तो गॉस के नियम को भी हम लोग नियमित आवेश वितरण से ही हम लोग प्रूव पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसलिए तो देखिए नियमित आवेश वितरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोई भी ये जानेगा नियमित आवेश वितरण होता क्या है। नियमित आवेश वितरण, है ना, नियमित आवेश वितरण क्या होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक हमारे पास जो होते हैं नियमित आवेश वितरण की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि नियमित आवेश वितरण का क्या होता है ना। तो यहां से लिखते हैं, एक लिखेंगे क्या, नियमित आकार वाले या है ना, नियमित आकार वाले, नियमित बताएंगे, आकार वाले वस्तु पर एक समान रूप से है ना, एक समान रूप से वितरित आवेश को नियमित आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब कहने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ, अब नियमित आकार क्या होता है, रेगुलर शेप। जैसे मान लो कि आपके पास जो है ये एक वस्तु है, ठीक है, तो एक नियमित आकार, इसके ऊपर इस सतह पर प्लस चार्ज बिखरा हुआ है सतह के ऊपर, ठीक है, तो ये नियमित आवेश वितरण हो गया। अगर कोई गोला है तो इसके ऊपर इस तरीके से आवेश वितरित है, तो आवेश दूर से देखने में कैसा लगेगा, नियमित रूप से बिखरा हुआ है, बराबर समान रूप से, एक समान रूप से। तो क्योंकि इस बॉडी का शेप एक गोलाकार है, इसलिए दूर से देखने में आवेश का भी आकार कैसा लगेगा, गोलाकार लगेगा। नियमित हो गया ना, एक समान रूप से वितरित है। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ है कुछ वहां है कुछ है, ऐसा तो है नहीं। अगर हमारे पास, अगर मान लो कि ये सिलेंडर है, ये हमारे पास है, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस पर जो है आवेश वितरित है, मान लो इस पे आवेश वितरित है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आवेश वितरित है, इस तरीके से आवेश वितरित है आपका, ठीक है, इस तरीके से आवेश वितरित है। तो देखो तो ये दूर से देखने में कैसा लगेगा, ये सारा आवेश, अगर हम आवेश को देखेंगे तो ये सारा आवेश कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, यानी एक बेलनाकार की तरह दिखेगा। आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जब हमारे पास एक नियमित आकार का कोई वस्तु है ना, जिस
उसके आकार को देखने से पता चलता है कि हाँ ये किस तरह की वस्तु है, उसके ज्योमेट्रिकल, उसका ज्यामितीय आकार देखने पर पता चल जाए कि वो कौन सा वस्तु है। अगर उस तरह के वस्तुओं पर अगर आवेश वितरित रहता है तो हम लोग उसे नियमित आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार समझ में आ गई होगी बातें आप लोगों को, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी बातें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप लोग को समझ में, है ना, ये सारी चीजें। अब जो होता है नियमित आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग देखते हैं नियमित आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं नियमित आवेश वितरण जो होता है आपका 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला आपका कौन सा होता है, तो पहला आपका होता है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो रेखिक आवेश वितरण जो होता है आपका, हम लोग इसको लेमडा से सूचित करते हैं और लेमडा इज इक्वल टू इसको लिखते हैं डी क्यू बाय डी एल। अब यहाँ पे टर्म्स चेंज हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल के जगह पे एक्स भी हो सकता है लेकिन डी रहेगा, या फिर जब बड़े चार्ज पे बात हो जाएगी तो इसको क्यू बाई एल लिखते हैं हम लोग, है ना। इससे क्या पता चलता है, अगर इसको कोई कहे परिभाषित कर दो तो क्या, तो लिख सकते हैं प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश, है ना, लंबाई पर आवेश के वितरण को, है ना, वितरण को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, है ना, ये चीजें हो गई। उसी तरीके से दूसरा होता है आपका, है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल आवेश वितरण, यानी क्षेत्र में भी रहता है भाई। इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। इसी को ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना, ये भी लिखा जा सकता है और ये तो खैर लिखा जा ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको डिफाइन कर सकते हो प्रति इकाई आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, है ना, प्रति इकाई क्षेत्र में या क्षेत्रफल में वितरित आवेश को, वितरित आवेश को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, है ना, मैं यहाँ पे इस तरीके से नामकरण कर रहा हूं, क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं, है ना। तीसरा हमारे पास होता है क्या, तीसरा होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, आयतन आवेश वितरण।
वितरण। समझ गए बात को? अब ये क्या है चीज भाई, तो इसको हम लोग रो से, है ना, इसको हम लोग ये इस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, क्यू बाई वी, डी क्यू बाई डी वी से, है ना, ये होता है। समझ गए बात को? ये चीज है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्यू बाई वी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में बात आ गई? ये चीज है। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो प्रति इकाई आयतन पर आवेश वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वितरण कहते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है आवेशों का हम लोग क्या करते हैं? वितरण देखते हैं, है ना। ये 3 तरह के आवेश वितरण होते हैं। रेखीय आवेश वितरण या रैखिक आवेश वितरण, जिसमें कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू, इसका भरपूर यूज करेंगे। ठीक है, इसका भरपूर यूज होगा। गॉस थ्योरम में इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, भरपूर भरपेट यूज करेंगे हम लोग, है ना। उसी तरीके से इसका भी यूज करेंगे ही, है ना, कर लेंगे, वो जगह पर जब आएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही दोनों है, डबल टिक, इसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो गॉस के प्रमेय में करें या फिर हम उसको विदाउट गॉस का प्रमेय यूज करेंगे, है ना, लेकिन करेंगे जरूर। बात क्लियर हो गई है यहाँ पे? चलिए, अब अभी जो है ना, आज अभी इसी वक्त, ठीक है, हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीवीआई डेरिवेशन है ना, प्रूफ, यानी कि हम इसको कहते हैं क्या? सिद्ध करें, है ना। वीवीआई क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रश्न एक हम आप लोग के लिए कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा हम गणित के कुछ रूल भी लगाएंगे, है ना, गणित के कुछ नियमों का पालन होगा हमारा। गणित के नियमों का पालन कहने का मतलब है कि कुछ समाकलन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना, समाकलनों का प्रयोग होगा। उसके बाद और भी चीजों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, समाकलन का, त्रिकोणमिति का, है ना, इन सारी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज पर ध्यान देने वाली बात होगी आप लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग थोड़े से शेप पे जाते हैं और थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं? शेप की बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो जैसा कि पता है, ये हम जो है एक शेप ले रहे हैं, ठीक है, चलिए सही है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और अब जो है हम जो है फिर से, चलिए फिर से एक और ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं ले लिए थे। चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा नीचे लेना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं बात। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए भाई, टेढ़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, भाई साहब आ जाओ, है ना। तो देखो यहाँ से
चलो ठीक है, हाँ भाई रहने दो ना, हो गया। अब दूसरा फिर लेते हैं, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये ले लिया। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। और ध्यान से देखने का मतलब है कि क्या है डेरिवेशन, क्या है। सबसे पहले हम उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। जब तक डेरिवेशन के बारे में जानिएगा नहीं कि आखिर हम डेरिवेशन कर किस चीज़ का रहे हैं तो कैसे होगा, है ना। इन सारी चीज़ों को तो जानना जरूरी है ना हमारे लिए। तो देखिए प्रश्न ये है वीवीआई कि एक अनंत लंबाई वाले तार के कारण, है ना, अनंत लंबाई वाले तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, है ना, ज्ञात करें। ये हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन है ना ऑब्टेंड हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, है ना। एक अनंत लंबाई वाले तार के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है ज्ञात करें बिना गॉस के नियम, बिना गॉस के नियम के प्रयोग किए, है ना। भाई हिंदी में और भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है हमारा यही है कि अनंत लंबाई वाले तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें जहां पे हमें गॉस का नियम प्रयोग में नहीं लाना है ना, यानी बिना गॉस के नियम का प्रयोग किए बगैर। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश वितरण 3 तरह के होते हैं, हमने ये चीजों को देखा है ना। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ाया है, ये 3 तरह के आवेश वितरण को हमने आप लोगों को बताया है, ठीक। अब इसके जस्ट बाद हम एक अनंत लंबाई वाले तार को हमने लिया है, तो मान लीजिए ना कि इधर जो है, इधर x है और इधर आपका -x, यानी x जो है इधर ये आपका -इन्फिनिटी है और इधर जो आपका जा रहा है ये आपका +इन्फिनिटी है, ठीक है। और बीच में तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है बीच में ओरिजिन 0 है, ठीक। समझ गए बात को, ध्यान से समझिएगा इन सारी चीजों को। ये थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें समाकलन वगैरह यानी इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति वगैरह का यूज प्रयोग में लाते हैं, तो थोड़ा टफ है बट आसान है और बिहार बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि इस पूरे अनंत लंबाई वाले तार पर जो है प्लस आवेश वितरित है, हम इसको कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये प्लस आवेश जो है पूरे तार पर क्या है, वितरित है। पूरे आवेश, पूरा का पूरा जो आवेश है ना ये पूरे तार पे वितरित है, ठीक। तो जब पूरे तार पर जब वितरित रहेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है इस पॉइंट पर, भाई साहब इतना तो होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा जो है ये इतना पॉइंट है, इतना दिया हुआ है और यहां पर जो है ना हमें क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो आप यहां पे,
भाई विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात होगा, कुछ ना कुछ होगा। विद्युत क्षेत्र जब अनंत लंबाई वाला तार है तो भाई इधर भी फैल सकता है विद्युत क्षेत्र, इधर भी जा सकता है विद्युत क्षेत्र उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इकाई धनावेश है। तो इकाई धनावेश रहता है तो इसका तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये सारी चीज। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम जो है यहां से यहां तक मान लेते हैं कि कैसे, देखिए शुरुआत कहां से करना है वो चीजों को हमको देखना है। अनंत लंबाई वाले तार की बात कर रहा है तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, अंधेरा में, एकदम अंधेरा है, समूचे अंधेरा है, कहां से शुरुआत करें ये हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या ना। यहीं पे स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं और यहीं पे कहते हैं कि सर आप लोग को तो पता चल जाता है क्योंकि आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोगों बहुत दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा इस चीज के बारे में। तो देखिए इस चीज के बारे में पता करने के लिए आपको क्या, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए आवेश का। आवेश का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, दूसरा है आपके पास अनंत लंबाई। मान लो ना कि ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का वायर है और इस पे पूरे, अनंत किसको कहते हैं, जिसको माप नहीं सकते हैं, क्या, जो मेजरेबल ना हो उसको अनंत बोल देंगे। भाई माप सकते हैं, भाई अनंत है। अब मान लो कि ये एक अनंत लंबाई का वायर है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। अब इस पे छोटे 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 आवेश वितरित है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आवेश, देखो यहाँ पे मान लो रखते हैं, यहाँ पे एकदम छोटा सा, तो इसके क्षेत्र जो होंगे, इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेगी। हम एक तरफ से ले लेते हैं, हम भाई इधर ले रहे हैं, हम इधर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऊपर जा रहा है, क्लियर है बातें। अब इस पूरे अनंत लंबाई वाले वायर पे जो है हमें आवेश को कैलकुलेट, यानी विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं है मुश्किल काम। अब अनंत लंबाई है, अब उस पर हमको निकालना है कि भाई उस अनंत लंबाई पे जितने भी आवेश वितरित हुए उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तुम हमें निकाल के बताओ। वो हम नहीं जानते कि तुम कैसे निकालोगे, उससे हमको नहीं पता। तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास गणित में एक रूल दिया गया है। गणित में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ना होता है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन। अगर हम किसी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे टेक्निक से अगर हम इस पूरे आवेश वितरण का समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें पूरे वायर पर का, पूरे वायर पे जो आवेश वितरित है, पूरे तार पर जो आवेश वितरित है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मान लो ना कि हम जो है ना यहाँ पे छोटा सा एक जगह लेते हैं, ये छोटा सा जगह लेते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं, पीला कलर कर देते हैं, और ये जो छोटा सा जगह ले रहे हैं यहीं से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा x, भाई यहां से यहां तक पूरा क्या है, x है, ठीक। तो ये पूरे x का जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम क्या मान लेंगे, dx। भाई बहुत छोटे से एलिमेंट को dx मानते हैं, जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर अवकलन की है तो पूरा लेंथ है हमारे पास, पूरी लंबाई है, लेकिन उसके छोटे से पार्ट को अगर हमको लेना होगा तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट dx ले लेंगे, सबको पता है। चलो अब इस छोटे से पार्ट dx पे चार्ज कितना वितरित रहेगा बच्चा, dq रहेगा, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। अरे भाई हम क्या बोले कि ये जो छोटा पार्ट dx है पूरे लेंथ का, भाई इधर भी तो x है ना, लेकिन माइनस में ना x है बेटा, है ना, माइनस में x है, लेंथ को तो नहीं ले सकते ना, डायरेक्शन बता रहे हैं, कोई ये मत समझना माइनस x ले लिए सर, दूरी कभी नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या किए कि इस पूरे पार्ट का, है ना, एक काम करो यहां से ये तुम मिटा ही दो, नहीं तो सब लोग छाती पीटने लगेगा कि सर नेगेटिव नहीं लेंगे, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मत लीजिए। समझ में बात आ रही है यहां से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा चूंकि अनंत है, अनंत x है,
तो उसके छोटे से पार्ट को dx ले लिया और उस छोटे से पार्ट dx पे एलिमेंट पे कितना आवेश रहेगा, dq आवेश रहेगा। अच्छा ठीक, अब इस dq आवेश के कारण यहां पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बेटा वो कैसा होगा, कहां पे जाएगा बेटा लोग, ये इस तरीके से जाएगा। मान लो कि हमने इस तरीके से ले लिया है यहां पे, ठीक, बोलो है कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो कि इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा वो कैसा होगा, वो इस तरह का जाएगा। क्या बोलो, जाएगा? हाँ सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जाएगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा, ये विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो अब एक बात बताओ, इस dq के कारण, इस dx एलिमेंट पे dq आवेश है और इस dq के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका डायरेक्शन इधर है, तो वो क्या हो सकता है, क्या dE होगा? बात क्लियर है? पूरा तो नहीं, छोटे छोटे एलिमेंट पे बात करें तो dE होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है, इधर पूरा का पूरा x, सर ये तो x, ये चीज मिला दो यहां से पूरा। अच्छा अब ये जो है यहाँ पे जो इसके साथ एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा, क्योंकि भाई ये जब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इस पॉइंट पर जब हमको इस पॉइंट पर हमें जब निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए बेटा जो होता है फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, KQ/R² पढ़ा था ना हमने, बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एकदम पढ़ा था। तो इस dq के कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन ये बता रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो चाहिए, तो ये वाला एंगल भी तो बनाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा बना है ना, थीटा तो बनेगा है ना, थीटा बनाया। अच्छा अब ये क्या है, पूरा का पूरा, ये मान लो आप, ये पूरा का पूरा मान लो कि ये h है, क्या है, h है, और ये पूरा का पूरा क्या मानोगे, x है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, x है, सबको पता है यहाँ पे ये x है, ठीक। तो पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो क्या ये h² प्लस में x² आएगा या नहीं आएगा, आना है? चलिए ठीक है सर, आना है। अच्छा अब यहां से क्या है कि जितना इधर उतना ही इधर, इधर भी मान लो कि ये छोटा सा पार्ट जो है हम मान लेते हैं कि भाई इधर भी जो है उतना ही एलिमेंट जाएगा, dx वाला एलिमेंट जाएगा बेटा लोग, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना। यानी कि यहां भी तो हमारे पास क्या है, यहां भी तो dq है और यहां पे भी तो हमारा क्या है, dx है ना, बोलो है या नहीं है, बताओ, है ना। इधर भी तो dx dq है ना, dq तो हमने लिख ही लिया, dx है, बोलो है। अब यहां से भी तुम क्या करो, एक बना लो, क्या यहां से भी तो एक इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर हो गई बातें, क्योंकि लंबाई तो समान है ना बेटा, तो इधर ही होगा, है कि नहीं। चल तो कहिएगा कि सर ये भी थीटा, ऑफ कोर्स ये भी थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी थीटा ले लेंगे, ठीक, ये चीज है। अच्छा हम फिलहाल अब एक तरफ से बात करते हैं, ठीक है। अब यहां से जो पहले डीई जो आएगा, सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र जो आएगा बेटा, वो हम क्या करेंगे, तो डीई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में dq बाई r² क्या है हमारा, √h² प्लस x², यही है हमारा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं h² प्लस में x², इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास DE इज इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में dq बाई h² प्लस x², बोलो बना, ये हमारा DE हो गया, बोलो बेटा हुआ, हो गया ना, यहां पे हो गया ना। चलो हो गया ना, ये हमारा DE आ गया यहाँ पे, क्लियर है बात है, ये DE हो गया। अब देखो
अब बात क्या आएगी, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि लैम्डा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रैखिक आवेश वितरण हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है, तो ये जो लैम्डा होगा बेटा लोग, वो डी क्यू बाई कहाँ बनेगा, डी एक्स बनेगा ना, क्योंकि x पर ना वितरित है, l पे तो वितरित नहीं है, तो हमने ये ले लिया। तो अब यहां से डी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स। बोलो लिख सकते हैं क्या, इसका प्रयोग करेंगे बेटा हम लोग, है ना, इसका प्रयोग होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को हमने साइड में लिख दिया, आपको ध्यान में रखना है इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जब विद्युत क्षेत्र है तो ये सदिश राशि, हमने पहले बताया, इससे पहले बताया कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसके दो अवयव होने ही चाहिए। अवयव का मतलब एक दिशा बताने वाला और दूसरा परिमाण बताने वाला होना ही चाहिए। क्या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, इसके जो इस डीई, ये जो डीई है बेटा, इसके दो अवयव निकलेंगे, निकलेंगे क्या, एक अवयव ऐसे जाएगा, बोलो जाएगा, हाँ सर जाएगा, चलो ठीक है। अरे यार गड़बड़ आ गया मामला, एक अवयव ऐसा है ना, एक अवयव ऐसा जाएगा, ठीक, और दूसरा जो अवयव जाएगा बेटा वो कैसा जाएगा, ऐसा, है ना जाएगा। चलो सॉरी, तो ये दो अवयव निकल गए, है ना। अच्छा, इधर वाला जो अवयव होगा बेटा वो क्या होगा और इधर वाला अवयव क्या होगा, ये देखना है ना। तो ये थीटा है, तो वर्टिकली यानी शीर्षा विमुख कोण से ये भी थीटा बनेगा। तो ये वाला अवयव क्या था बेटा लोग, डी ई वाई था, है ना, और ये वाला अवयव क्या था, डी ई एक्स था। अवयव भाई सदिश है तो अवयव होने ही है है ना, बात समझ में आ रही है। तो देखो, तो जो डीई वाई होगा, जो डीई वाई होगा बेटा वो क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, और जो डीई एक्स होगा बेटा वो क्या बनेगा, डीई साइन थीटा, है ना। हम लोगों ने ये इन सारी चीजों को हमने पढ़ा है वेक्टर में, है ना। जिसके साथ एंगल, जिस अवयव के साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा, और जिस एंगल के साथ थीटा नहीं बनता वो साइन थीटा। ये सिंपल सी बात है, इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मान लो आप कि हमें डी ई वाई निकालना है, तो डी ई कॉस थीटा, ठीक, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे बेटा लोग, बताओ। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इधर तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक, y में जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, y में जा रहे हैं। अब इधर इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना। इसमें बहुत गुड़ बातें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि अब कहिएगा कि सर कॉस थीटा ही क्यों लिए, कॉस थीटा ही क्यों लिए, चाहते तो साइन थीटा भी ले सकते थे। नहीं, क्यों नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम एक्स थीटा, अगर क्योंकि अगर हम ये देखें, एक बात बताइए, इसके कारण भी जो इधर के कारण यहाँ पे जो डी क्यू है, इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके एक अवयव कैसा बनेगा बेटा लोग बताओ, एक अवयव तो ऐसा ही बनेगा ना, एक इधर जाएगा, बोलो जाएगा, हाँ जाएगा सर, और दूसरा भी तो बेटा इधर ही जाएगा ना, कॉस वाला भी, कॉस वाला भी तो इधर ही जाएगा, ठीक। अब ये इधर दोनों के लिए इधर तो हो ही गया एक, है ना। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा इरेज करेंगे हम इसको, है ना, ये चीज। तो इधर वाला तो x जाएगा, यानी कि इधर भी डी ई एक्स बनेगा, है ना, और इधर ही डी ई वाई दूसरा वाला जो होगा ये इधर डी ई वाई बनेगा,
है कि नहीं। अब एक बात बताओ आप मुझे, है ना, यहाँ पर, ठीक है, चलिए, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रहने रहने देते हैं इसको, ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को रहने देते हैं। इसके आगे का डेरिवेशन हम लोग जो है यहाँ तक आप लोग रहने देते हैं, इसके आगे के डेरिवेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। हम जैसा कि बता रहे थे कि इसमें जो है इस पॉइंट को यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है, यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर निकाल देना है हमें। हमने सारी चीजें, हमने जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज में आएंगी, है ना, जो प्रयोग में किए जाएंगे, उसका हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने किया है डी ई वाई इक्वल टू जो डी ई कॉस थीटा हमने लिया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेने की वजह क्या है, क्योंकि जो आवेश जो वितरित है ना, वो क्या है, जितना आवेश आपके राइट हैंड साइड में वितरित है उतना ही आवेश आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी वितरित है। तो दोनों तरफ जितना जितना आवेश वितरित रहेगा उसके कारण, दोनों के कारण जो होगा यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो इस वजह से हम जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेके गए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हम लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, हम इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना, ऊपर चढ़ा देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक काम ये कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, कलर चेंज कर लेते हैं, डी ई वाई हमारे पास है ना। हम चूंकि दोनों तरफ है तो हम यहाँ पे 2 लगा करके और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों, है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के कारण आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के कारण भी आएगा, यानी कि दोनों तरफ का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, और जैसे ही 2 लगाया हमारा जो लिमिट है वो भी 0 से इन्फिनिटी तक चल गया, है ना, या 0 से यहाँ नेगेटिव टू 0 भी जा सकता था, यहाँ नेगेटिव टू 0 लेके कर सकते थे, ऐसा भी चाहिए तो कर सकते थे, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये सारी टेक्निकल बातें हैं, है ना, सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इन सारी चीजों को। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग कि यहाँ से जो है एक इंटीग्रेशन की बात और आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ से अब ये देखिए ई वाई बन जाएगा, है ना, ये ई वाई बन गया यहाँ पे, है ना, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएंगे, और डीई का जो ये फॉर्मूला हमने लिया है, डीई का जो हमने ये वैल्यू निकाला है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, है कि नहीं बात यहाँ पे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है हम इसमें क्या करेंगे, सेट करना शुरू करेंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लंबी सी, है ना, इंसर्ट कीजिए भाई शेप को, है ना, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन ड्रॉ हमने कर लिया, चलिए ठीक है, आ जाइए जगह पर। अब देखिए क्या है, अब ये dq जो है ना, dq का हमने क्या लिया है, लैम्डा dx हमने रखा है वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई वाई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 2, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq के जगह पे हम लोग रख सकते हैं लैम्डा dx अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, ये कर देंगे, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे लिमिट को, है कि नहीं बात यहाँ पे, बात समझ में आ रही है यहाँ से, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गई बातें। अब क्या करना होगा, अब
कुछ चीज़ों को जब इंटीग्रेशन करना है, जैसे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है इसके, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, तो कांस्टेंट जैसे लेमडा हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो 2 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, है कि नहीं बात? यहाँ पे समझ में बात आ रही है? यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे आपका बच जाएगा dx बाई आपका एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो आप लोग को पता चल ही गया है कि ये क्या है यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये आपका क्या था बच्चा, ये आपका था, ये आपका क्या था, डी क्यू था, डी एक्स, ये डी एक्स था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये समझ गए बात को? ये नहीं कोई वो कुछ समझ ना लीजिए, आप लोग कहिएगा कि सर ये क्या है, ये मत समझ जाइएगा सब लोग के सब लोग, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे ये कर दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या था, यहीं पे लिख देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये लिख देता हूँ, ये dx है आपका, ठीक है। और ये तो dq आपका किया हुआ है ही। चलो, डिज़ाइन बनाने में तो सर माहिर है, डिज़ाइन में बना देते हैं। चलो हो गया, इतनी की ज़रूरत है। अभी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, और इंटीग्रेशन अभी भी कंप्लीट होगा भी नहीं जब तक इसमें हम और बदलाव करेंगे नहीं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होने लायक जो फंक्शन है वो आपका सिर्फ कॉस थीटा है, ठीक। इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, और कॉस थीटा, और ये थीटा में है, और ये एक्स और एच के टर्म में दिया हुआ है। तो कभी भी जब भी हम लोग समाकलन यानी इंटीग्रेशन अगर जब भी करते हैं, तो हम लोग सेम फंक्शन यानी कि समान फलन वाले जो राशियां होती है उसी का इंटीग्रेशन यानी उसी का समाकलन करते हैं। अदरवाइज जब अलग अलग दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फलन होते हैं, तो हम उसका समाकलन कभी कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इस dx को किसी भी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा में बदलना पड़ेगा। अब आते हैं अपने असली टेक्निकल काम पर। देखिए हम साइड में कहीं काम करते हैं, देखिए क्या है, ये थीटा है बेटा, और ये आपका x है, और ये आपका h है। हम किसी तरीके से dx को dx ले आए, तो dx का अगर वैल्यू ले आए थीटा के टर्म में, तो काम मेरा बन जाएगा, है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस ही है हमारा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो छोटा सा हम काम करेंगे, अगर टेन थीटा आप लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x बाई एच। बोलो लिख सकते हो? नहीं, है ना। चलो ठीक है, लिख सकते हैं सर। अब यहां से हम h टेन थीटा इज इक्वल टू x लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर दोनों तरफ हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें यानी डिफरेंशिएशन कर दें दोनों तरफ, तो देखो इधर क्या बन जाएगा बेटा, dx बाई डी थीटा बनेगा, और इज इक्वल टू h, तो कांस्टेंट h को बाहर कर दो, तो यहाँ पे डी टेन थीटा बाई डी थीटा हो गया, है ना। अब बताओ कि देखो dx का वैल्यू अब कुछ कुछ लग रहा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो ये h हो गया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब डी थीटा को उधर लेके चले जाओ, तो देखो तो dx इज इक्वल टू h सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया कि नहीं आया, dx का मान अब थीटा के रिस्पेक्ट में आ रहा है क्या, पुट कर दे, यस सर कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ई वाई, तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये मत कहिएगा कि काट नहीं सकते, काट सकते, बिल्कुल काट सकते, काटेंगे काटेंगे भी। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब लिमिट भी बदल जाएंगे, जब थीटा हमारा अब x dx जो है अब उसको थीटा के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो लिमिट को भी बदलेंगे। लिमिट क्या बन जाएगा आपका, लिमिट फिर थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 डिग्री या फिर आप
मैक्सिमम कितना π/2 कर सकते हो भाई। ये थीटा है तो मैक्सिमम इसको खिसका खिसका के अगर इधर लाएंगे तो मैक्सिमम कितना तक लेके जा सकते हैं हम, π/2 तक लेके जा सकते हैं, 90 डिग्री तक ही लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। तो π/2। अब dx के जगह पे आप रख दो बेटा लोग h सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब इन सब को भी मिटाने की ज़रूरत पड़ गई हमें, क्योंकि जब तक हम इन सब को भी नहीं मिटाएंगे तब तक मेरा काम नहीं बनने वाला। ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। समझ गए बात को, है ना। थोड़ा सा डिजाइन जो है ये कुछ, ये रहा डिजाइन, ठीक, ये तो रहा डिजाइन। अब यहीं पे हम जो है थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो इसका ये बन जाएगा dx, और यही थोड़ा सा हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाएगा dq। कहानी खत्म। सेट करने का अपना काम है, सेट तो हम किसी भी तरीके से कर देंगे, है कि नहीं। चलिए, अब जिनको थोड़ा सा लगा होगा कि काट नहीं रहे हैं सर क्यों, तो लो काट दिए हम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है काटने में, काट दिए हमने। तो ई वाई इक्वस टू आपका हो गया λ/2πε0, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे π/2 से लेकर के 0, यानी 0 से π/2 h सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अच्छा एक बात बताओ हमें, x को h tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको h स्क्वायर ही रहने दो और x को आप बेटा लिख दो h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बात। और कॉस थीटा तो अंदर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में बात आ रही है सबको। चलिए, अब क्या कीजिएगा, अब ये कीजिएगा कि लेमडा आपका जो आएगा 2πε0, बेटा जी 0 से लेके π/2 तक तो कीजिएगा चेंज। यहाँ पे भी आपका सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया ही चल रहा है, कुछ खराब भी नहीं चल रहा है। और इसमें से h स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख रहे हो विनोद, फॉर्मूले का खेला कैसा बनता है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ से ये काटो, ये काटो, 10th वाला भी यूज हो जा रहा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, काटो धड़ाम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, अब बचा आपका यहाँ पे कितना, यहाँ से आपका आ गया 2πε0, मिटाओ यहाँ से, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ना बेटा लोग बचा कितना ये बताओ, π/2 बच गया, इधर से आपका बेटा लोग कॉस थीटा डी थीटा बच गया, और नीचे बेटा लोग आपका बच गया सिर्फ और सिर्फ h। और कुछ बचा है, कुछ और भी बचा है काटने योग्य, कुछ नहीं, नहीं बचा है तो छोड़िए, ऊपर कीजिए, और क्या। अब तो सिर्फ खेला ही खेला चलेगा, हो गया। आप क्या सॉल्यूशन हो गया, आप कितना खेला मचाइएगा सर, ज़्यादा खेला थोड़ी मचाना है। तो चलिए, ज़्यादा खेला ना मचाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ ये हो गया आपका h बाहर, जब h बाहर तो 2πε0 इंटू में कितना हो गया h, ठीक है। और यहाँ से आप 0 से लेकर के π/2 तक जाइए और cos थीटा जी थीटा कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन, अब समाकलन का काम हो सकता है। cos थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा, सबको पता है। जिसको नहीं पता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, cos थीटा डी थीटा का होता है sin थीटा, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। +c भी होता है, तो ये मैथ्स में जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से समझते होंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि वहाँ पे क्यों लिखाता है।
तो अब जो है cos थीटा का हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन। तो कितना हो गया बेटा लोग बताओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में h, और यहाँ पे आप लगा सकते हो साइन थीटा, ठीक है, लिमिट लगा दोगे 0 से π/2। अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे या जो नहीं भी हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो लिमिट सेट हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, λ/2 π ε इंटू में h, ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा के जगह पे π/2 रख दो माइनस साइन 0। ठीक है बेटा लोग, इतना कर दिए। साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। चलिए पार्टी हो जाए अब यहाँ पे, क्योंकि फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। चलो हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है बेटा, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड थोड़ी करना था, ये हेंस भी काहे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे हम। तो ये चीजें आपकी हो गई। यहाँ पे हमने ये चीज को देखा कि आप जो है इसको अगर छोटा करके देखें, हम ज्यादा छोटा करेंगे तो छोटा करके देखें हम, जब अगर हम और छोटा करके देखें ज्यादा छोटा हो जाएगा, ज्यादा छोटा हो गया सर, थोड़ा बड़ा, चलिए हम बड़ा कर लेते हैं, फिर तो ऊपर खिसका ही लेंगे, टेंशन क्या है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से, है ना, यहाँ से आई थिंक हमको लगता है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी तो हम बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया, हम देखते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और क्या, चलिए आइए। आप ज़्यादा बड़ा मत कीजिए सर, नीचे आ जाइए, नीचे नीचे फिगर देखना है बच्चों को। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जब उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि उस पे जो आवेश वितरित रहते हैं और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ गई सबको? ये बेटा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए तो हम इसको रेड जोन में रखेंगे और इसको रेड से लिखेंगे VVI। बेटा ये हर 1 साल के गैप के बाद जो है ना, ये हर एक अल्टरनेट पे ये पूछता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार मेरा लेक्चर देख लेना, समझ में ना आए तो देख लेना, है ना। और लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी बातें हमने कही हैं। थोड़ा स्लो मोशन में देखना, हाँ 2x पे ना भगा करके देखना, 2x पे भगा के देखोगे, देखिएगा आप लोग तो क्या होगा कि दिमाग से भी 2x के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो इस वजह से आप जो है इसको इत्मीनान से देखिएगा, है ना, और इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। और इसके अलावा हम और भी आपको सारे जितने भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहो, मस्ती से खाने खाओ और मस्ती से पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लो यार, क्या ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।